हेलो क्लास। हिंदी में हम लोग 13 चैप्टर शुरू करेंगे ना। 13 चैप्टर है गांधी जी का शर्मिलापन। यह एक संस्मरण है ना, यानी कि गांधी जी के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे कि गांधी जी का शर्मिलापन कहाँ तक हम लोगों को जानने को मिलता है। कुछ बालक प्रायः बड़े शर्मीले होते हैं, कुछ जो बच्चे होते हैं वो बहुत शर्मीले होते हैं, यानी उनको बोलने में झिझक होता है, कुछ कहने में झिझक होता है। वे मन ही मन सोचते हैं कि शायद वे कभी अपना संकोच नहीं छोड़ सकते। वे मन ही मन क्या सोचते हैं कि वो अपना संकोच, उसके जो मन का जो संकोच है वो छोड़ नहीं सकते हैं और महान नहीं बन सकते, है ना। और जब किसी के सामने कुछ बोल ही नहीं सकते तो वो आदमी महान कैसे बनेगा, ऐसे ही कुछ बच्चे सोचते हैं। किंतु गांधी जी भी पहले बहुत संकोची व शर्मिले थे, है ना। यही चीज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि गांधी जी भी बहुत पहले संकोची थे और शर्मिले भी थे, शर्माते थे बोलने में। आइए पढ़ें उन्हीं का एक संस्मरण, है ना, उनके बारे में हम लोग कुछ जानेंगे ना। मेरी लज्जा विलायत में अंत तक बनी रही। किनकी लज्जा? गांधी जी की जो शर्म है वो विलायत में पूरे अंत तक बनी रही ना। जब तक वो विलायत में रहे तब तक उसकी लज्जा बनी रही, शर्मिलापन उसका दूर नहीं हुआ। किसी से मिलने जाने पर भी जहां 5-7 मनुष्यों की मंडली बैठी होती वहां मैं गूंगा बन जाता था। अगर कोई किसी से भी वो मिलने जाते थे और अगर 5-7 आदमी बैठा है ग्रुप में तो वो एकदम से गूंगा बन जाता, जिससे उसको बोलने ही नहीं आता हो। एक बार मैं बेंटनर गया था, गांधी एक बार बेंटनर गए थे ना, वहां मजूमदार भी थे। और जहां बेंटनर में गए थे ना वहां पर मजूमदार भी थे। वहां के एक अन्नाहारी गृह में हम दोनों रहते थे। वे कहाँ रहते थे? अन्नाहारी गृह, है ना, जहां पर अन्न का भंडार होता है ना, वैसा गृह, वैसा घर में वो दोनों रहते थे। एलिक्स ऑफ डाइट के लेखक इस बंदरगाह में रहते थे। और वहां कौन रहते थे? एलिक्स ऑफ डाइट रहते थे। एलिक्स ऑफ डाइट के जो लेखक हैं इस बंदरगाह में रहते थे। कौन? लेखक रहते थे ना। हमने उनसे भेंट की, ठीक है। मजूमदार और गांधी जी दोनों ने किससे भेंट की? तो एलिक्स ऑफ डाइट के जो लेखक थे उससे भेंट किया, उससे मिला। वहां अन्नाहार को प्रोत्साहन देने के लिए एक सभा की गई। वहां किसकी सभा हुई? तो अन्नाहार को प्रोत्साहन देने के लिए, है ना। अन्न का जो आहार होता है, अन्न का जो भोजन को प्रोत्साहन देने के लिए कि अन्न हमारे लिए कितना जरूरी है, उसके लिए एक सभा की गई। उसमें हम दोनों को बोलने का बुलावा मिला। अन्नाहार के बारे में बोलना था दोनों को, है ना। दोनों ने उसे स्वीकार किया। मैंने जान लिया था कि लिखा हुआ भाषण पढ़ने में कोई अपराध नहीं माना जाता। अगर भाषण लिखा हुआ हो तो उसको पढ़कर बोलने में कोई अपराध नहीं माना जाता। मैं देखता था कि अपने विचारों को सिलसिले और संक्षेप में प्रकट करने के लिए कई लोग लिखा हुआ पढ़ते थे। उन लोगों ने दोनों ने देखा था, गांधी जी ने भी वो चीज महसूस किया था कि अपने विचार के सिलसिले में अगर संक्षेप में अगर प्रकट करना हो और अच्छे ढंग से प्रकट करना हो तो कई लोग लिखा हुआ चीज पढ़ते थे। मैंने अपना भाषण लिख लिया। गांधी जी ने अपना भाषण लिख लिया। बोलने का साहस नहीं था, इसलिए उन्होंने भाषण लिखा। जब मैं पढ़ने खड़ा हुआ तो पढ़ न सका, और जैसे वो पढ़ने के लिए खड़ा हुआ तो वो पढ़ ही नहीं पाए। नजरों के सामने अंधेरा छा गया। सामने पेपर में लिखा हुआ था लेकिन सामने से अंधेरा छा गया और हाथ पैर कांपने लगे। मेरा वक्तव्य मुश्किल से पुलस्केप का एक पृष्ठ रहा होगा, है ना। वो इतने मुश्किल में पड़ गए कि उनके हाथ पैर कांपने लगे, है ना, कि जैसे उसका जो पेज है उसमें कुछ लिखाई हो ना हो। मजूमदार ने उसे पढ़कर सुनाया। उसको पढ़ के कौन सुनाया? मजूमदार के जो साथ में थे। मजूमदार का भाषण तो अच्छा हुआ। मजूमदार पढ़ के सुना दिया तो उनका भाषण बहुत अच्छा लगा लोगों को, है ना। श्रोतागण मतलब सुनने वाले, उनकी बातों का स्वागत तालियों की गड़गड़ाहट से करते थे।
मजूमदार जब बोलता था तो उनका स्वागत तालियों की गड़गड़ाहट से होता था। मैं लज्जाया और बोलने की अपनी असमर्थता के लिए दुखी हुआ। वो गांधी जी क्या हुआ, लज्जित हो गए। किस लिए? क्योंकि वे बोल नहीं पाए थे, वो दुखी हुए। विलायत में सार्वजनिक रूप से बोलने का अंतिम प्रयास मुझे विद्यालय छोड़ते समय करना पड़ा था। विद्यालय में क्या था? सार्वजनिक रूप से, मतलब सभी के बीच में बोलने का अंतिम प्रयास जो उनका था, कोशिश, उसे विलायत छोड़ते समय करना पड़ा था। जब वो विलायत छोड़ रहे थे तब उन्होंने किया था। विलायत छोड़ने से पहले मैंने अन्नाहारी मित्रों को हार्बन भोजन गृह में भोज के लिए आमंत्रित किया था। जब वो विलायत छोड़ रहे थे उससे पहले क्या किया उन्होंने? अन्नाहारी, जो अन्न का आहार लेते हैं, वैसे मित्र जो हैं जहां पर वे थे, वो भोजन गृह में भोज के लिए, उनको भोज के लिए उसको आमंत्रित किया गया है ना, बुलाया गया। मैंने सोचा कि अन्नाहारी भोजन गृहों में तो अन्नाहार मिलता ही है, मगर जिस भोजन गृह में मांसाहार बनता हो वहां अन्नाहार का प्रवेश हो तो अच्छा। वे क्या सोचे कि अन्नाहारी भोजन गृह में तो अन्नहार मिलता है, अन्न का आहार, अन्न का भोजन मिलता है, लेकिन अगर जहां पर मांसाहार मिलता है, मांस बनता है, वहां पर अगर अन्नाहार का प्रवेश हो तब अच्छा होगा, मांस के जगह में अन्न का भोजन। यह सोचकर मैंने इस गृह के व्यवस्थापक के साथ विशेष प्रबंध करके वहां भेज दिया। ये सोचकर उन्होंने क्या किया, तो उस गृह का संस्थापक जो था उसके साथ बहुत अच्छा प्रबंध किया और उसको वहां भेज दिया। यह नया प्रयोग अन्नाहारियों में प्रसिद्धि पा गया। ये जो नया प्रयोग था, मांसाहार जहां बनता था वहां अन्नहार चला देना, है ना, उससे वो प्रसिद्धि पा गया। पर मेरी तो फजीहत ही हुई, लेकिन उसका फजीहत हुआ मतलब उसको फिर भी रास नहीं आया। भोज मात्र भोग के लिए ही होते हैं। भोज क्या होता है? बोल रहा है कि भोज मात्र जो है वो भोग के लिए होता है, मतलब खाने पीने के लिए, मगर पश्चिम में इनका विकास एक कला के रूप में किया गया है। भोज तो भोज होता है, लेकिन जो पश्चिम में इसका जो विकास हुआ था भोज का, वो एक कला के रूप में किया गया है। भोज के समय विशेष सजावट और विशेष आडंबर की व्यवस्था रहती है। भोज में अच्छी तरह सजावट होता है, विशेष आडंबर होता है ना, अतिथियों का स्वागत कैसे किया जाए, उन्हें कैसे बैठाया जाए, ये सब का व्यवस्था होता है। बाजे बजाए जाते हैं, भाषण किए जाते हैं। जैसे अभी हम लोग करते हैं ना, कोई भी फंक्शन आते हैं तो क्या करते हैं, बाजा बजाते हैं, भाषण देता है, इस तरह का होता है। इस छोटे से भोज में भी यह सारा आडंबर था ही। ये छोटा सा भोज में भी यही चीज था, सजावट था, है ना, लोगों के लिए व्यवस्था किया गया था, कुछ भाषण देना था। मेरे भाषण का समय आया, अब गांधी के भाषण का समय आ गया। मैं उठ खड़ा हुआ, खूब सोच समझकर बोलने की तैयारी की थी। उठ के खड़ा हो गए और उन्होंने क्या सोचा था कि खूब अच्छा से बोलेंगे। मैंने कुछ ही वाक्यों की रचना की थी, पर पहले वाक्य से आगे न खिसक सका। कुछ वाक्य का वो पहले रचना किया था, सोचा था ये सब चीज बोलना है, लेकिन जैसे ही शुरू किया तो वे उसके आगे नहीं जा पाए। एडिसन के विषय में पढ़ते हुए मैंने उसके लज्जाशील व्यवहार के बारे में पढ़ा था। जब वो एडिसन के बारे में पढ़े थे ना, तो वो भी लजाते थे, और उसके व्यवहार में वे पढ़े थे। लोकसभा यानी हाउस ऑफ कॉमन्स के उसके पहले भाषण के विषय में यह कहा जाता है कि उसने मेरी धारणा है ऐसी 3 बार कहा, पर बाद में वह आगे न बढ़ सका। उस विषय में वह भाषण में क्या कहा जाता है कि उन्होंने क्या कहा था, मेरी धारणा है, ये 2 बार इस तरह से बोल के ये तीसरे बार में आगे वो कुछ नहीं बोल सके। मैंने यह कहानी सोच रखी थी और यह छोटा सा विनोदपूर्ण भाषण करने का मेरा मन था, है ना। वो सोच लिया था कि इस कहानी के बारे में हम कुछ बोलेंगे। एक छोटा सा विनोदपूर्ण भाषण, मतलब छोटा सा तैयारी करके उसका भाषण करना था ना, और उनका यही मन था। इसीलिए मैंने अपने भाषण की शुरुआत इस कहानी से की कि इस प्रकार से कहानी शुरू हुआ था, उनके बारे में बताना शुरू किया। पर गाड़ी वहीं अटक गई और वो फिर से
कुछ नहीं बोले। जो सोचा था सब भूल गया और विनोदपूर्ण तथा गूढ़ार्थ भरा भाषण करने की कोशिश में खुद विनोद का पात्र बन गया, यानी कि हंसी का पात्र बन गया। सबके सामने कुछ बोल ही नहीं पाया, इसलिए वो हंसी का पात्र बन गया। अंत में, सज्जनों, आपने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। इतना कहकर मुझे बैठ जाना पड़ा। जब वो कुछ भी बोलने नहीं सके तो वो क्या बोल दिया लास्ट में कि सज्जनों, आप लोग जो आए हैं और जो मेरा निमंत्रण स्वीकार, हम जो निमंत्रण आपको दिए हैं वो आपने स्वीकार किया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, है ना, धन्यवाद देता हूं। और ये कहकर वे बैठ गए। मैं कह सकता हूं कि यह मेरा लज्जाशील स्वभाव दक्षिण अफ्रीका पहुंचने पर ही दूर हुआ। जब वे दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तभी ये स्वभाव उसका दूर हुआ कि अपना लज्जापन को दूर करे। बिल्कुल दूर हो गया, ऐसा तो आज भी नहीं कहा जा सकता। बोलने वक्त सोचना तो पड़ता ही है। जब भी कुछ बोलो तो बोलने से पहले कुछ सोचना पड़ता है। नए समाज के सामने बोलते हुए मैं झिझकता हूं। अगर कोई नया समाज हो, वहां बोलना हो तो झिझकता है, झिझक होती है बोलने से। बोलने से बचा जा सके तो अवश्य बच जाता हूं। अगर बोलने से बचना है तो बच जाते हैं। और यह स्थिति तो आज भी नहीं है कि मित्र मंडली के बीच बैठा होने पर कोई अहम बात कर ही सकूं। अगर मित्र के सामने बैठे हैं तो कोई अहम बात नहीं कर सकता, है ना, जरूरी बात नहीं कर सकता, सिर्फ बातचीत होती है अथवा बात करने की इच्छा होती हो। अपने इस लज्जाशील स्वभाव के कारण मेरी फजीहत तो हुई, है ना, इस तरह से लज्जापन के कारण उसका बेइज्जती तो हुआ, पर मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि अब तो मैं देख सकता हूं कि मुझे लाभ हुआ है। हम नहीं बोले तो उसका मुझे लाभ हुआ है। पहले बोलने का यह संकोच मेरे लिए दुखकर था। अगर बोलना होता था तो यह संकोच उसके लिए क्या होता था, बहुत दर्दनाक होता था, अच्छा नहीं लगता था। अब वह सुखकर हो गया है। पहले बोलना उसको दुख होता था, अब अगर बोलने मिलता है तो उनको सुख लगता है। एक बड़ा फायदा तो यह हुआ कि मैं शब्दों का मितव्यय करना सीख गया। अब वो उनके पास शब्द का भंडार रहता था बोलने के लिए। मुझे अपने विचारों पर प्रतिबंध रखने की आदत सहज ही पड़ गई। आसानी से उनको क्या आदत हो गया, विचारों पर प्रतिबंध रखने का, है ना, विचार पर कैसे काबू पाना, ये आदत सी हो गई। मैं अपने आप को यह प्रमाण पत्र दे सकता हूं कि मेरी जबान अथवा कलम के बिना सोचे विचारे या बिना तौले शायद ही कोई शब्द कभी निकलता है ना। वे क्या प्रमाण पत्र दे सकते हैं, वो क्या प्रमाण पत्र दे सकते हैं कि मेरी जुबान, उनकी जो जुबान है, या कलम से बिना सोचे विचारे, पहले से सोचे विचारे बिना तौले शायद ही कोई शब्द नहीं निकलता है। ठीक है, यानी पहले से वो तैयारी करते हैं। याद नहीं पड़ता कि अपने भाषण अथवा लेख के किसी अंश के लिए मुझे कभी शर्माना अथवा पछताना पड़ा हो। अब अगर उनको भाषण देना हो या कुछ लिखना हो तो उसके लिए उसको अब कभी शर्माना या पछताना नहीं पड़ा हो। मैं अनेक संकटों से बच गया हूं और मुझे अपना काफी समय बचा लेने का लाभ मिला है। अगर भाषण देना हो तो भाषण देने में बहुत समय लगता है, तो इसके लिए वे उस काफी समय से अपने आप को बचा लिया और इसका लाभ उन्हें मिला। अनुभव ने मुझे यह भी सिखाया कि सत्य के प्रत्येक पुजारी के लिए मौन का सेवन इष्ट है। अनुभव ने उनको क्या सिखाया, उनको यह सिखाया कि सत्य के प्रत्येक पुजारी, जो सच बोलता है, उस पुजारी के लिए चुप रहना, है ना, यह एक देवता की तरह है। मनुष्य जाने अनजाने भी प्रायः गलती करता है। अगर वो जान अनजान से भी मनुष्य प्रायः गलती कर बैठता है, अथवा जो कहने लायक है उसे छिपाता है। कोई कोई क्या करता है, अगर जो कहने लायक है उसको भी वो छिपाता है, मन में रखता है, नहीं बोलता है, या दूसरे ढंग से कहता है, या किसी और ढंग से घुमा फिरा के बोलता है। ऐसे संकटों से बचने के लिए भी मितभाषी होना आवश्यक है। अगर ऐसे संकट से बचना होगा तो मितभाषी होना, नहीं, चुप रहना जरूरी है। कम बोलने वाला बिना विचार किए नहीं बोलेगा। जो कम बोलता है वो बिना विचार के ज्यादा नहीं बोलेगा। वह अपने प्रत्येक शब्द को तौलेगा कि हमको क्या बोलना है, ज्यादा बोलना नहीं है, और जितना बोलना है वो अच्छा बोलना है। प्रायः मनुष्य
बोलने के लिए अधीर हो जाता है। कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बोलने के लिए बहुत बेकाबू होते हैं। मैं भी बोलना चाहता हूं, गांधी जी भी बोलना चाहते हैं। इस आशय का पत्र किस सभापति को नहीं मिलता होगा, है ना। जो भी सभापति होंगे उनको यह नहीं मिलता होगा। ऐसा अवसर तो हो ही नहीं सकता है कि उनको बोलने का समय नहीं मिलेगा। फिर उसे जो समय दिया जाता है वह उसके लिए काफी नहीं होता। लेकिन जब अगर बोलने के लिए मिलेगा तो उनके लिए वो समय काफी नहीं होता। वो बोलना ही, वो चाहता है कि वो बोलता ही रहे। वह अधिक बोल देने की मांग करता है और अंत में बिना आज्ञा के भी बोलता रहता है। जितना उनको बोला गया है, कि जैसे बताया जाता है कि 2 शब्द रखें तो कुछ समय लेना चाहिए, लेकिन बहुत हद तक बोलना अच्छा नहीं लगता है, लोग बोर हो जाते हैं। इन सब बातों के बोलने से दुनिया को फायदा होता है, ऐसा क्वचित ही पाया जाता है। अगर बहुत अधिक बोलना है और दुनिया को उससे फायदा होता है तो ये सही नहीं है। पर उतने समय की बर्बादी तो स्पष्ट ही देखी जा सकती है। लेकिन अगर अधिक कोई बोल रहा है तो समय का बर्बादी स्पष्ट रूप से हम लोग देख सकते हैं। अतः यद्यपि आरंभ में मुझे अपनी लज्जा दुख देती थी, लेकिन आज उसे स्मरण से मुझे आनंद होता है। इसीलिए जब शुरू में सोचते थे कि अगर मुझे कुछ बोलने दिया जाता है और उससे हमको दुख होता था, तो आज उनको याद आता है कि यह आनंद का ही चीज था। क्योंकि अगर बोलना शुरू करते तो बहुत अधिक बोलते हैं और इससे क्या होता, समय की बर्बादी हो जाती। इसीलिए कभी कभी मौन रहना भी अच्छा होता है ना, सबके लिए अच्छा होता है, अपने लिए भी अच्छा होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से गांधी जी का शर्मिलापन धीरे धीरे करके दूर हुआ। ठीक है। अब आपका अभ्यास है वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप से करेंगे, उसे अपनी कॉपी में लिख के याद करेंगे। ओके।